origin of potential at a single electrode। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं। सिंगल इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन क्या था? ए मेटल रॉड प्लेस्ड इन ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, या कोई केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन। अगर इस डेफिनेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या लिया था एग्जाम्पल में? कॉपर का सिंगल इलेक्ट्रोड और जिंक का सिंगल इलेक्ट्रोड। अब उन दोनों के बीच करंट फ्लो किया, हम लोग कह सकते हैं कि इफ टू डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स, अगर दो अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रोड्स को आर कनेक्टेड, उसको अगर आपस में जोड़ दिया जाता है, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जिसके लिए क्या आवश्यक है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका मतलब क्या हुआ? ईच सिंगल इलेक्ट्रोड, प्रत्येक सिंगल इलेक्ट्रोड का हैज अ सर्टेन पोटेंशियल, प्रत्येक सिंगल इलेक्ट्रोड का निश्चित पोटेंशियल होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कब प्रोड्यूस होगा? जब हर सिंगल इलेक्ट्रोड का एक सर्टेन पोटेंशियल होगा, हर सिंगल इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ निश्चित पोटेंशियल होगा। लेट अस डिस्कस origin of सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे सिंगल इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल ओरिजिनेट करता है, कैसे सिंगल इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। फिर से समझिए कि जब हम लोग इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे थे तो दो अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट किए थे, सॉल्ट ब्रिज से और किससे जोड़े थे? कंडक्टर वायर से। उन दोनों के बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए? कि हर एक सिंगल इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। अब हम लोगों को क्या देखना है कि ये पोटेंशियल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे पोटेंशियल ओरिजिनेट होता है। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल कैसे ओरिजिनेट होता है, इसका हम लोग रीजन देखें।
कि कैसे सिंगल इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जब किसी मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, कितना दिन या कितना देर छोड़ दें उससे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर किसी मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाए, if a metal is placed in own salt solution, अगर अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाए, देयर इज नो विजिबल, मतलब अपीयरेंट, दिखाई नहीं पड़ेगा, अपीयरेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन occurs which is at equilibrium, जो किस कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। जब किसी मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कितना देर भी रख दें कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो कि इक्विलिब्रियम पर रहता है। अब इसके चलते क्या होता है पहले समझिए। मान लें हम लोग कि हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, एक्वस जिंक सल्फेट, इसमें क्या रखे, जिंक का सिंगल इलेक्ट्रोड। अब ये क्या हो गया, जिंक सिंगल इलेक्ट्रोड। क्या कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल तो जनरेट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, मेटल एटम्स पास इनटू सॉल्यूशन, मेटल एटम्स सॉल्यूशन में चले जाते हैं एज मेटल कैटायंस। जैसे यहाँ अगर हम लोग जिंक लिए हैं तो जिंक के सरफेस से जिंक प्लस प्लस कैटायन बना और वो कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में, लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, मेटल के सरफेस पर। जब किसी मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होते रहेगा। किस प्रकार से, तो मेटल एटम्स
पास करेगा सॉल्यूशन में मेटल कैटायंस के रूप में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएगा? सरफेस पर। इसलिए सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो निगेटिव चार्ज। Hence, metal surface becomes electron rich, इलेक्ट्रॉन बहुतायत में, that is negatively charged। इस सरफेस पर कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। क्यों आया? क्योंकि मेटल एटम्स सॉल्यूशन में गया, किस फॉर्म में? मेटल कैटायन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ा? सरफेस पर। अब निगेटिवली चार्ज्ड मेटल सरफेस attracts metal cations from solution। मेटल कैटायंस को सॉल्यूशन से अट्रैक्ट करेगा। which get reduced at the surface, जो कि सरफेस पर रिड्यूस होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं जिंक, जिंक प्लस प्लस आयन बन के सॉल्यूशन में गया, और जिंक प्लस प्लस आयन अट्रैक्ट हुआ निगेटिवली चार्ज सरफेस ऑफ मेटल से, और वहाँ आकर के वो रिड्यूस हुआ। पर यूनिट टाइम, इकाई समय में जितना मेटल एटम सॉल्यूशन में जाएगा कैटायन बन करके, उतना ही कैटायन वापस आता है सरफेस पर। चूंकि दोनों का रेट बराबर है, इसलिए कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिंक से जिंक प्लस प्लस कैटायन बन करके सॉल्यूशन में गया, ऑक्सीडेशन। जिंक प्लस प्लस कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन किया, सरफेस पर आकर के जिंक, दोनों को जोड़ दें, Zn से Zn प्लस प्लस क्या बताए कि इकाई समय में जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो इसके चलते क्या हो गया? रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इट causes formation of डाइइलेक्ट्रिक सिस्टम। ये क्या बनाता है? डाइइलेक्ट्रिक सिस्टम, which causes potential at single electrode। रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या बनाता है? डाइइलेक्ट्रिक सिस्टम,
और डाइलेक्ट्रिक सिस्टम के चलते क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड पर कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये किसके चलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, सिंगल इलेक्ट्रोड रिडॉक्स पोटेंशियल, इसको डिनोट किए ई रिडॉक्स से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मेटल सरफेस से मेटल कैटायंस सॉल्यूशन में जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ वो कहाँ रहता है? मेटल सरफेस पर। इस तरह से सरफेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। अब निगेटिवली चार्ज मेटल सरफेस किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज के मेटल कैटायंस को। इस तरह से मेटल सरफेस पर क्या डेवलप करता है? डाई इलेक्ट्रिक सिस्टम, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन, और इसी डाइलेक्ट्रिक सिस्टम के कारण पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका कारण क्या है? रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडॉक्स पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड का रिडॉक्स पोटेंशियल। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों आता है? रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, किस वजह से? फॉर्मेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिस्टम एट द सरफेस ऑफ मेटल। इफ द सिंगल इलेक्ट्रोड, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में है, इलेक्ट्रोड इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में है, इट्स पोटेंशियल, तब सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट से। लेकिन ये किसके चलते हैं? रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड रिडॉक्स पोटेंशियल, ई नॉट रिडॉक्स। अब रिडॉक्स में दो पार्ट है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसलिए ई नॉट रिडॉक्स को हम लोग दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट रिडॉक्स
can be expressed in two ways. E naught redox can be expressed in two ways. E naught ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है। फॉर ए पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रोड, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड, किसी स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन का मान और ई नॉट रिडक्शन का मान बराबर होगा लेकिन साइन में अपोजिट होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम लोग पहले ये देखें कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मान एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मास हम लोग निकालते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ एक बॉब रखा गया है 39 मिलीमीटर डायमीटर का, उसके मास को हम लोग 1 किलोग्राम मान लिए हैं। तो मास निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, प्लैटिनम और इरिडियम के, प्लैटिनम और इरिडियम से बने हुए बॉब जिसका मास को मान लिया गया है 1 किलोग्राम। उसका डायमीटर कितना है 39 मिलीमीटर। आइए हम लोग देखें मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का मान स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान ऑफ पोटेंशियल, रादर we can calculate potential difference। हम लोग पोटेंशियल का मान एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मान निकाल सकते हैं। फॉर विच, इसके लिए क्या करना होगा, ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड इज सेलेक्टेड। एक किसी निश्चित सिंगल इलेक्ट्रोड को
सिलेक्ट किया जाता है। और इस पर्पस से जिसको सेलेक्ट किया गया है वो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड has been selected for the purpose, किसी भी स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस काम के लिए जिसको चुना गया वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आइए हम लोग देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। आइए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 1 मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। किसमें? किसी कांच के बने बर्तन में। फिर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक इज passed into एसिड सॉल्यूशन। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में पास करते हैं। द गैस इज पास थ्रू ए ग्लास जैकेट Platinum is used as connector। आगे हम लोग उसको कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या करें? 1 मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे। किसमें? कांच के बने बर्तन में। अब इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे ग्लास जैकेट के थ्रू। स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस जब लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बबल्स बनेगा। अब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्टेट। एसिड में क्या है? H+ आयन, पास क्या करें? H2। ये हो गया +1 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ये हो गया रिड्यूस्ड स्टेट। लेकिन इससे हम लोग
वायर जोड़ नहीं सकते हैं किसी और के लिए, तो प्लैटिनम वायर जिसके लोअर एंड पर प्लैटिनम बॉब रहता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी की सहायता से हम लोग मेजर करेंगे किसी दिए गए स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। To measure standard single electrode potential, single electrode potential of an experimental, जिसका मान निकालना है स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड, it is connected to standard hydrogen electrode by पहला सॉल्ट ब्रिज आयनिक मीडियम के द्वारा जोड़ते हैं। दूसरा क्या करते हैं? कंडक्टर वायर फीटेड विथ वोल्ट मीटर इन सर्किट। मान लो आज आपको कहा गया कि जिंक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालो। कल कहा गया कि कॉपर सिंगल इलेक्ट्रोड का मान स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालो। तो जिस किसी का निकालने का है उसका स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इसको किससे जोड़ देंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। दोनों सॉल्यूशन को जोड़ देंगे एक आयनिक मीडियम से। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको आयनिक मीडियम, बाद में क्या कहेंगे? सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड। तो टू मेजर स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड, इसको कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। किस तरह से? सॉल्ट ब्रिज से और कंडक्टर वायर से, जिसके सर्किट में वोल्ट मीटर फिट करेंगे। अब वोल्ट मीटर रीडिंग नोट करेंगे। वोल्ट मीटर रीडिंग is noted वोल्टमीटर रीडिंग। वोल्टमीटर का रीडिंग क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड, कौन सा? एक्सपेरिमेंटल, माइनस E0 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सिंगल इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल
डिफरेंस बताएगा। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या लिया गया है? स्टैंडर्ड टू मेजर स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसी का मान निकालना होगा तो LHS और RHS पर दोनों में क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस तब क्या हो जाएगा? मान लो 1 किलोग्राम का बटखरा तराजू के एक तरफ रखते हैं, तराजू के दूसरे तरफ रखते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 0। इसलिए वोल्ट मीटर रीडिंग बराबर हो जाएगा E0 स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड माइनस 0.00 E0 स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए वोल्ट में। अब ये किसके चलते हैं? पहले देख चुके हैं E0 रिडॉक्स। ये किसके चलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब E0 रिडॉक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, E0 ऑक्सीडेशन और दूसरा E0 रिडक्शन। पहले हम लोग देख चुके हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं वो वास्तव में सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। Hence, standard single electrode potential, standard single electrode potential is in fact potential difference किसके रिस्पेक्ट में? With respect to स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर हम लोग कह चुके हैं कि E0 रिडॉक्स को 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, E0 ऑक्सीडेशन और E0 रिडक्शन। अब जैसे हम लोग क्या समझ गए? जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, वो क्या है? स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे अगर हम लोग E0 Zn से Zn प्लस लिखते हैं तो ये हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इसी को हम लोग Zn++ से Zn लिखते हैं तो हुआ रिडक्शन के टर्म में E0 Cu++ से Cu, E0 Cu से Cu++। यहाँ +0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, +0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट। कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अब जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक++ में वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में। कॉपर का ऑक्सीडेशन कॉपर++ में वैल्यू क्या है? निगेटिव में। तो आप सोच सकते हैं कि जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो कैसे एक का पॉजिटिव, कैसे एक का निगेटिव? फिर से आप याद रखिए कि ये क्या है? मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब हुआ कि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज़्यादा विद्युत धनात्मक है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता अधिक है। और कॉपर केस में क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसा है, निगेटिव है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कम विद्युत धनात्मक है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कम होती है। अब हम लोग डिफरेंट केमिकल स्पीसीज का ई नॉट रिडक्शन का मान या ई नॉट रिडॉक्स का रिडॉक्स का मान निकालेंगे और उसके आधार पर अरेंज करेंगे। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। If the chemical species, अगर केमिकल स्पीसीज को आर अरेंज्ड, इसको अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ऑफ ई नॉट रिडॉक्स, द ऑब्टेन्ड सीरीज, इस तरह से प्राप्त सीरीज को इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब केमिकल स्पीसीज को ई नॉट ऑक्सीडेशन या ई नॉट रिडक्शन के बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करते हैं तो इस तरह से प्राप्त सीरीज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितने तरह से बन सकता है। अब ई नॉट रिडॉक्स में दो हो गया, ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज can be formulated या formed in 4 ways। इसको 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला, इन इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका, इन डिक्रीजिंग, घटते क्रम में, ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। तीसरा तरीका, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट रिडक्शन। चौथा तरीका, in decreasing order of E naught reduction. According to International Union for Pure and Applied Chemistry rules of 1984, the chemical species are arranged, केमिकल स्पीसीज को अरेंज करते हैं किसमें, इन
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट रिडक्शन, कहाँ, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम लोग केमिकल स्पीसीज को ई नॉट रिडक्शन के घटते क्रम में अरेंज करते हैं तो इस तरह से प्राप्त सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।